नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हाथरस के सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत, 28 घायल, मुख्य सेवादार और आयोजकों पर एफआईआर। आज हाथरस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदुओं के विरोधी बयान पर माफी मांगी। भारत की मेजबानी में शुरू हुआ ग्लोबल इंडिया एआई समिट। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई जीवन को भी कर सकता है आसान, तो इसके कई खतरे भी हैं मौजूद। असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। शेयर बाजार में लौटी मजबूती। बाजार खुलते ही पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर। और T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की कल सुबह होगी स्वदेश वापसी। एयर इंडिया के विशेष विमान से बारबाडोस से रवाना हुए खिलाड़ी। तो 11 बजे समाचार में सबसे पहले बात करेंगे हाथरस के सत्संग हादसे की, जिसमें मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 121 हो गई। इन सबके बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच रहे हैं, जहां वो मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगे। मृतकों में आपको बता दें 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष। बाकी 5 लोगों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। इस हादसे में घायल हुए 28 अन्य लोगों का इलाज अलीगढ़, हाथरस, आगरा और एटा के अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच हाथरस जिले के रतिभानपुर पुलराई गांव में सत्संग करने वाले बाबा फरार हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। इस त्रासदी पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के भी निर्देश दिए। हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुंदरलाल सुबह सुबह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सत्संग में भगदड़ के दौरान घायल हुए मरीजों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हाथरस में भगदड़ वाली घटना पर कहा कि इस प्रकार के सामुदायिक आयोजन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। डीडी न्यूज़ के संवाददाता ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की। हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं। बीजेपी से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। सर, ये जो हादसा हुआ है, क्या मानते हैं आप? ये इस हादसा बहुत दुखद और सामान्य जनमानस के अंदर जो धार्मिक भावना है वो उससे वशीभूत होकर ये घटना हो गई। लेकिन देखना ये है कि आखिर इसकी परमिशन किसने दी, किन शर्तों के साथ परमिशन थी, और अगर उन शर्तों का पालन वहाँ नहीं हो रहा था तो थाना इंचार्ज, सीओ, एसीएम, एडीएम ये सब क्या कर रहे थे। और इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए जहां आयोजक जिम्मेदार हैं वहां उसको देखने वाले अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। मैं उनको बरी नहीं कर सकता और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच, बढ़िया जांच होनी चाहिए
लेकिन साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सामान्यतः थाना और प्रशासन के लोग ही सिखाते हैं कि परमिशन कम की मांग लो, बाद में जो कुछ होगा व्यवस्था करते रहना। भविष्य में इस प्रकार की परिस्थिति कि जितने की परमिशन या उससे अधिक अगर लोग हों तो संबंधित थाना क्षेत्र को वहां से उतने लोगों को हटाना ही चाहिए, ये व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी वजह है कि प्रशासन को ज़्यादा इंतजाम करने होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि संख्या कम परमिशन मांगो। क्या इसकी वजह आप मानते हैं? कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर मेरा इतना ही निवेदन है कि संख्या के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर संख्या की अनुमति कम की है तो व्यवस्था हो, और सबको देखने का काम क्षेत्रीय थाना और क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। कहीं ना कहीं इसमें चूक उनकी भी है। सर, गाइडलाइन भी होनी चाहिए, सत्संग बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं तो रोज टीवी पर देखता हूँ, लाखों लाखों लोग पंडाल में बैठते हैं। निश्चित तौर पर गाइडलाइन बननी चाहिए, कम से कम भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटना न हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के सांसद, उनका कहना है कि एक गाइडलाइन हो, जब बड़ा कोई कार्यक्रम हो, कोई इस तरह का समारोह हो, तो उसकी एक पूरी गाइडलाइन हो, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना से बचा जा सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, जो बीजेपी से सांसद हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, अभी इस वक्त क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची है, और जो घायलों के उपचार की जो व्यवस्था है उसके अपडेट के बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखिए, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर जो जांच है वो पूरी कर मुख्यमंत्री तक सौंपनी है। और इस समय अजय, हम हाथरस जिला अस्पताल में मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे अजय, तो जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है, उनका उपचार है वो किस तरीके से किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो घटना हुई थी, उस घटना के पीछे क्या कारण रहे थे, किस तरह की वहाँ स्थिति उत्पन्न हुई, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं दोबारा ना हो सकें। आपने देखा भी है कि एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर दी गई है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हाथरस के जो सांसद हैं अनूप प्रधान, उनसे भी बात की है। उनका ये कहना है कि जो भी इस घटना में दोषी हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो आयोजक हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ ही 12:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाथरस में करेंगे और उसमें उन तमाम जांच के जो पहलू हैं उसका जो जिक्र है वो मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा कि जांच कितनी तेज़ी के साथ की जाएगी, जो दोषी हैं उनके ऊपर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जितना बड़ा आयोजन था, 80,000 की अनुमति ली गई, लेकिन अगर आप देखें उस आयोजन में 2 लाख से ज़्यादा जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, और ख़ासकर जो महिलाएं वो वहाँ पर ज़्यादा थीं। और आप देखें कि 121 लोगों की जो जान है अजय अभी तक जा चुकी है। और अगर हम देखें जो घायल लोग हैं और जो बाकी जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, तो ये आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि दुखद हादसा है, और देश में शायद ही ऐसा कोई हादसा किसी सत्संग में या किसी धार्मिक मेले में ऐसा देखने को मिला हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोताही और किसी भी तरह की चूक जांच में नहीं बरती जाएगी। कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसने कोई भी गलत काम किया है या कह सकते हैं कि इस घटना को करवाने में उसका हाथ है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नीरज, ये जो पहले आप जो बता रहे हैं कि 24 नीरज, आप कह रहे हैं कि जो प्राथमिक जांच है वो सौंप दी गई है मुख्यमंत्री को, जिसके बाद ये दौरा हो रहा है। लेकिन एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में अभी ये कहा जा रहा है कि जो भोले बाबा जो सत्संग करा रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के बात नहीं कही गई, उनका नाम ही नहीं है। तो क्या एफआईआर का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अजय, मैं वही स्पष्ट करने जा रहा था कि जो मुख्य आयोजक है उसके नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उसी मुख्य आयोजक ने सबसे पहले जिला प्रशासन से परमिशन ली थी। इसके साथ साथ ही जो तमाम लोग जो जांच करने में लगे हैं, चाहे हम कमिश्नर की बात करें और जो एडीजी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर उनको लगेगा
कि भोले बाबा उनकी किसी भी तरह की भूमिका है ये भीड़ को बढ़ाने में या अनियमितताएं फैलाने में, तो निश्चित तौर पर उनका नाम भी एफआईआर में आने वाले समय में जोड़ा जा सकता है। लेकिन नीरज, जब स्थानीय प्रशासन से जब ये स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली गई थी तो स्थानीय पुलिस के जवान भी वहाँ पे मौजूद होंगे सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब आप अनुमति देते हैं तो जो ज़रूरी कार्रवाई जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पे होंगे ही ज़रूर उस कार्यक्रम में। क्या वो लोग भीड़ का अंदाज नहीं लगा पाए, उसको रोक नहीं पाए? समय रहते जितनी परमिशन थी उसको इंश्योर करने में प्रशासन क्यों नाकाम रहा? देखिए अजय, मैं वही बता रहा था कि 80,000 की परमिशन ली थी और 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए थे। बाकायदा जो एसडीएम है हाथरस, उन्होंने इसकी परमिशन दी थी इस आयोजन की, और उसके लिए उस तरह की तैयारियां भी की गई थी। अगर आप देखें, जब परमिशन आप किसी भी इस तरह के किसी भी आयोजन की परमिशन लेते हैं तो दो तरह की परमिशन होती है। एक तो जो बाहरी चक्र होता है कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, लोग किस तरह से अंदर जाएंगे, किस तरह से बाहर आएंगे, वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा कैसी है, क्योंकि गर्मी का टाइम और भीषण गर्मी पड़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब अंदर की व्यवस्था की आप बात करते हैं तो वो जिम्मेदारी मुख्य रूप से आयोजक की होती है। तो वहां पर किस तरह से उन्होंने लाइनें लगाई हैं, किस तरीके से उन्होंने बैरिकेड की हैं, किस तरीके से आपने भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप भोले बाबा की बात करें तो उनकी एक बाकायदा एक तरीके से सुरक्षाकर्मी भी हैं बड़ी संख्या में। और ये जो घटना हुई जब सत्संग का कार्यक्रम खत्म हो गया था और जब बाबा वहां से निकल कर जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, उस समय बड़ी संख्या में खासतौर से जो महिला जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के पास जाने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए एकदम से अचानक से आगे आ गई। और उस समय जो बाबा के आसपास जो भी सुरक्षाकर्मी थे, खासतौर से उनके जो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी थे, उनको थोड़ी सी सतर्कता ज़्यादा दिखानी थी। तो यही कारण है कि जो जांच है वो चल रही है और विस्तृत इसमें जांच की जाएगी, कौन कौन दोषी हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना हम कह सकते हैं कि प्रशासन की भी कमी है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर भीड़ वहाँ पर जुट रही थी तो प्रशासन के तमाम लोग आंख बंद करके क्यों बैठे हुए थे? क्या उनको अंदाजा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो जो इंतजाम किए हैं वो नाकाफ़ी होंगे? लेकिन उसके बावजूद भी जो भीड़ है वहाँ पर बढ़ती रही और इतनी बड़ी घटना अजय हमारे सामने आ गई। तो ये देखना होगा कि बाहर जो प्रशासन जिम्मेदारी संभाल रहा था और अंदर जो आयोजक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने अपनी भूमिका को किस तरीके से निर्वाह नहीं किया। निश्चित तौर पर जांच होगी तो उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने आएगी। जैसा कि सीएम ने भी कहा है कि कोई भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हम प्रशासन को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। अजय, नीरज, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिस जगह पे आप हैं इस वक्त हॉस्पिटल में, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, कितने लोग वहाँ पर भर्ती हैं और कहाँ किन किन जगहों पर जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है? अभी कितने लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है? देखिए अभी अजय 150 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी जो हालत है वो कह सकते हैं कि गंभीर है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से भी आघात लगा है। और जो डॉक्टर और जो मनोचिकित्सक हैं उनको लगातार सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से निकल कर वो आए हैं उस आघात से अभी उभर नहीं पाए हैं। दूसरी अगर हम बात करें, हाथरस में इलाज चल रहा है, एटा में इलाज चल रहा है, अलीगढ़ में भी जो इलाज है लोगों का वो चल रहा है। और आप देखें कि 121 के करीब लोगों की जो जान इस घटना में जा चुकी है। और हमारे पास जो आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के आधार पर अजय जानकारी मिल रही है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ये आंकड़ा 140 या उसको भी क्रॉस कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बात है। और यहाँ पर उस दुर्घटना का शिकार कुछ महिलाएं जो घायल हुई थी वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्हीं घायल महिलाओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और कुछ ही समय है अजय, किसी भी क्षण योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ सकते हैं और लेकिन नीरज, क्या इलाज किस तरीके से किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उसका जायजा लेंगे। 121 आप कह रहे हैं मृतकों की संख्या भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि जिसकी की गई है, क्या सभी मृतकों की पहचान की जा चुकी है? क्या उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा चुका है? उनके शवों को सौंपने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा चुका है, या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ पर परिवार से संपर्क नहीं हो पाया? देखिए ज़्यादातर की शिनाख्त हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शव हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, और उनकी शिनाख्त करने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही हैं। आप अगर देखें, अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो 37 लोग हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है। 38 में से एक है उसकी शिनाख्त होना बाकी है। इसी तरीके से हाथरस में और एटा में जो लोग हैं,
ज़्यादातर लोगों की शिनाख्त हो गई है। और अगर आप देखें अजय कि भारत के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर लोग पहुँचे थे, हरियाणा से यहाँ आए थे, राजस्थान से यहाँ पहुँचे थे, मध्य प्रदेश से आए थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, कासगंज की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, एटा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, तो ये तमाम अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे थे और इस कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हुए और जिनमें से 121 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक गाइडलाइन निश्चित तौर पर अजय बननी चाहिए कि इस तरह के चाहे सत्संग होते हैं या आप मेले में देखें या किसी भजन या इस तरह के कीर्तन के कार्यक्रमों में देखें, तो भीड़ है वो नियंत्रण रहनी चाहिए, या फिर अगर भीड़ है तो उसी तरह के इंतजाम रहने चाहिए, उसी तरह के व्यापक गेट रहने चाहिए, उसी तरह के पीने के पानी की व्यवस्था, फायर सेफ्टी के इंतजाम, सुरक्षा के लोग और जो आयोजक हैं उनकी तरफ से ये लिखित आश्वासन लेने के बाद प्रशासन को वहाँ देखना भी चाहिए कि क्या आयोजक ने उसी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जिस तरह का उन्होंने वायदा प्रशासन से किया। तो एक निश्चित तौर पर एक विस्तृत गाइडलाइन बननी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। छोटी घटना नहीं है अजय, बहुत बड़ी घटना है। 121 लेकिन नीरज, आपकी प्रशासन से बात हो रही है, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या किसी को भी इन मौतों का जिम्मेदार माना जाएगा, और अगर माना जाएगा तो उनके खिलाफ जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत कौन सी कार्रवाई हो सकती है? जो प्रशासन है उससे आपकी कुछ बात हो रही है? एफआईआर जिन पे हुआ है, कार्रवाई क्या हो सकती है? मौतें हुई हैं, बहुत दर्दनाक मौतें हुई हैं, उस पर सभी लोग अपनी संवेदना जरूर जता रहे हैं। आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी जांच चल रही है, खुद मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ अधिकतम कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, दोषियों के खिलाफ अधिकतम कार्रवाई, जैसा कि आप देखें कि नई धाराओं के तहत ये जो मामला है वो दर्ज किया गया है, नया कानून है और ये कानून ये कहता है कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम देने में शिथिलता बरती है, किसी भी व्यक्ति ने कोई गंभीर चूक की है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चूँकि हम फांसी या दूसरी घटनाओं का जो जिक्र है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये गैर इरादतन जो हत्या का जो मामला है वो इसमें दर्ज हो सकता है अजय, क्योंकि हत्या कोई जानबूझकर तो नहीं की गई, लेकिन हत्या हुई है और जो इंतजाम किए गए उन इंतजामों की बद इंतजामी की वजह से इन लोगों को अपनी जान है वो गंवानी पड़ी है। और अभी हमें जानकारी मिली है अजय कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच गए हैं और किसी भी टाइम इसी जिला अस्पताल में, जो हाथरस का ये जिला अस्पताल है जहां घायलों का जो इलाज है वो किया जा रहा है, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये ज़रूर है कि नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और नए कानून के तहत ही अजय तय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जिन लोगों ने अपने भाई को, माँ को, बहन को, बच्चों को खोया है, उनको तय समय में न्याय मिलेगा। ये एक बड़ी कह सकते हैं कि बात है, क्योंकि उससे पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं हुई थी। न्याय के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, साल दर साल कोर्टों के। नीरज, गतिविधियां तेज हो गई, मुझे लगता है मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर में आपके पास आने वाले हैं। ये भी देखिए, अब काफिला आ चुका है और तस्वीरों में जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, स्थानीय लोगों की भी भूमिका काफी अहम रही है और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का काफिला है वहां पर जिला अस्पताल पहुंचा है। इस वक्त जिलाधिकारी हाथरस के और पुलिस प्रशासन का महकमा इस वक्त उनसे पहले पहुंचा है। स्थानीय लोगों की क्या भूमिका रही? बहुत मुश्किल पल रहे होंगे और इस वक्त शायद बारिश की वजह से भी थोड़ी जांच प्रभावित हुई है। देखिए, सुबह से बारिश हो रही थी अजय, और उसकी वजह से दिक्कतें भी हो रही थी, क्योंकि जो फॉरेंसिक टीम है उसको तमाम साक्ष्यों को जुटाने में तमाम तरह की परेशानी हो रही थी। जहां तक स्थानीय लोगों की बात करें अजय, जब ये हादसा हुआ 2 से 3 के बीच में, उस समय बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों के जो लोग थे, वो जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सहायता करना शुरू किया। जो लोग भगदड़ में फंसे हुए थे उनको निकाल कर दूसरी गाड़ियों में बैठाकर जो अस्पताल है वो पहुंचाने का काम किया और उसकी वजह से कई जानें बच गई अजय, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं खासतौर से जिनको बचाव कार्य करना था, उन्हें पहुंचने में टाइम लगा। पर्याप्त जो संख्या है वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और आप सिर्फ इस बात से समझें कि एटा के अंदर एक पुलिसकर्मी जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी मॉर्चरी में, और वो व्यक्ति दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने था अजय,
वो दृश्य सहन नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो स्थिति है वो लोगों को हुई है, और जो खास तौर से इस पीड़ा से गुजरे हैं उनके जो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया है, या जो लोग दम घुट के मर गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। और निश्चित तौर पर इसके पीछे जो भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह के आयोजन करे, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम करे, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे अगर वो किसी भी तरीके की शिथिलता बरते। आपने सही कहा, और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि इस वक्त अस्पताल का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां आप खड़े हैं वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या वो प्रेस के साथ भी वार्ता करने का उनका कार्यक्रम है थोड़ी देर बाद, जब स्थिति का जायजा लेने के बाद क्या कुछ किया जाएगा उस पर भी एक आधिकारिक बयान उनकी तरफ से जारी किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जारी किया जाएगा। अभी सबसे पहले घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल पहुंचे हैं हाथरस के। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचेंगे, जो एटा और अलीगढ़ के बीच में जहां पर ये घटना हुई है, हाथरस का वो इलाका, वहां पर पहुंचेंगे। यहां से 40 किलोमीटर के करीब दूरी है उस जगह की जहां पर ये घटना हुई है। तो मुख्यमंत्री घटना स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर घटना स्थल का जायजा लेंगे, देखेंगे कि किस किस तरह से सुरक्षा चूक हुई थी, कहां कहां कमियां रह गई थी, कहां कहां इंतजाम ज़्यादा किए जाने थे, कहां कहां किस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी का पालन ठीक तरीके से नहीं किया, कहां कहां आयोजक ने गंभीर गलतियां की। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं मुख्यमंत्री खुद उन्हें देखेंगे घटनास्थल का जायजा लेने के बाद, और उसके बाद 12:30 बजे के आसपास मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि इस घटना के पीछे जो जो लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या आने वाले समय में इस तरह के आयोजन किए जाएंगे तो उनकी जो परमिशन है वो किस तरह से दी जाएगी, और जब परमिशन दी जाएगी तो उसके लिए नियम कानून क्या रहेंगे, और उन आयोजकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई प्रशासन करेगा अगर वो नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे तो ये बताएंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उनको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो घटना हो गई है उसके दोषियों के लिए सरकार क्या कर रही है, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या आयोजक के लोग हों, वो मीडिया को जरूर बताएंगे। और इस दर्दनाक हादसे में जिसकी मृत्यु हुई है उनके खिलाफ उनके लिए कुछ अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है प्रशासन ने, उसको भी देने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही होंगी नीरज? देखिए, बिल्कुल की जा रही हैं, और यही कारण है कि जो शिनाख्त का काम है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है, ताकि जो राशि है वो जल्द से जल्द उनको दे दी जाए। 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि है जो भी मृतक हैं, और 50-50 हज़ार की सहायता राशि है जो लोग घायल हुए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ का एक स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो भी डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी, 24 घंटे उनका जो इलाज है वो किया जाएगा, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं और बेहतर से बेहतर दवाइयां हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा हाथरस, एटा और अलीगढ़ यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, उनसे कहा गया है कि अगर किसी घायल का इलाज कराने के लिए उनको रेफर किया जाएगा तो आप पूरी तत्परता के साथ उस घायल का इलाज करेंगे और किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। अगर किसी हॉस्पिटल ने इस तरह की शिथिलता बरती तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, और आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, और जब प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस और प्रशासन के जब यहाँ हैं तो निश्चित तौर पर जो काम है वो तेज़ी के साथ होगा। और मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को कि घायलों का जो इलाज है वो बेहतर हो, और इसके अलावा जो भी अनुग्रह राशि देने का काम है वो भी जल्द से जल्द किया जाए। यही कारण है कि जो शिनाख्त का काम है वो बहुत तेज़ी के साथ अजय चल रहा है। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, और बताया भी जा रहा है कि इसके बाद वो घटनास्थल का दौरा करेंगे। आपको बता देंगे नारायण साकार विश्वहरि, जिसको भोले बाबा कहा जाता है, उनके एक दिन के प्रवचन के लिए एटा रोड पर एक फुलरई गाँव, जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 150 बीघे की ज़मीन थे जिसमें इस बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंगल मिलन सद्भावना समागम इसको नाम दिया गया था। करीब 1 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था थी यहाँ पर, लेकिन करीब 1.5 से 2 लाख, जैसा कि हमारे संवाददाता नीरज बता रहे हैं, वहाँ पर लोग पहुँच गए। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन अव्यवस्थाओं की वजह से ये करीब 1:45 बजे इसकी शुरुआत हुई। और जब
सत्संग स्थल से बाहर निकलने के बाद ये हादसा हुआ है। बाबा का काफिला जब निकला है वहाँ से, भोले बाबा जिसको कहा जा रहा है, तो फिर श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शन के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। इसी दौरान वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। संवाददाता नीरज हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आगे की कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा बताएं, और घटनास्थल पर भी आप पहुँचे नीरज, वहाँ पर क्या स्थिति थी उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं प्लीज़। देखिए, घटना स्थल से जो साक्ष्य हैं वो अजय जुटाने का काम चल रहा है। फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौजूद है और वो रिपोर्ट हमने भेजी भी है अपने ऑफिस में और दिखाया भी है कि किस तरीके से जो फॉरेंसिक टीम है वहाँ पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर रही है, खासतौर से उस जगह पर जहाँ पर ये जो हादसा है वो हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों का ये कहना है कि जब हादसा हुआ था तो वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, खासतौर से जो महिलाएं, उनकी संख्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उनको रोकने के लिए या तो महिला पुलिसकर्मी होते या आयोजकों की तरफ से जो महिला सुरक्षाकर्मी, प्राइवेट सुरक्षाकर्मी हैं, उनको तैनात किए जाना की ज़रूरत थी। तो वो दोनों ही वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिसके कारण से ये हादसा हुआ। तो निश्चित तौर पर अब योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचेंगे थोड़ी देर के बाद और वहाँ पर देखेंगे कि किस किस तरह की जो चूक और किस किस तरह की जो कमियां हैं वो रह गई। लेकिन वहाँ तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो जुटाने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। वो कल शाम से ही चल रहा है। जो तमाम एजेंसियां, चाहे हम फॉरेंसिक की बात करें, इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। घायलों को बेहतर इलाज किया जा सके, एनडीआरएफ की मेडिकल यूनिट यहाँ पर तैनात की गई है हाथरस के जिला अस्पताल में, ताकि उनको बेहतर सुविधा और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। साक्ष्य जुटाने का काम अजय अभी भी चल रहा है। फॉरेंसिक टीम वहाँ पर अभी भी मौजूद है और उन साक्ष्यों को बेहतर तरीके से जुटाया जा रहा है, ताकि जो दोषी होगा या जिसने भी शिथिलता या अनियमितताएं बरती होंगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में इन फॉरेंसिक साक्ष्यों का इस्तेमाल प्रशासन के लोग कर सकते हैं, सरकार के लोग कर सकते हैं, ताकि तय सीमा के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको न्याय मिल सके। नीरज, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पक्ष जो है वो आयोजकों का भी है। क्या सेवादारों में से किसी से आपकी बात हो पाई है? वो लोग क्या कह रहे हैं, किस वजह से ये दिक्कत आई? और कुछ बयान तो ऐसे भी आ रहे हैं कि लोग भोले बाबा की कोई भी गलती होने से इनकार कर रहे हैं और उसको केवल एक दुर्घटना करार दे रहे हैं। देखिए, नहीं अजय, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भोले बाबा की को क्लीन चिट देने की बात या फिर कोई भी गलती ना मानने की बात है जो लोग कर रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात भी करी है। उन लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर लोगों को एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था, एक तरीके से जो कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको इस तरीके से बहका दिया जाता था कि बाबा के अलावा उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता था। आप देखें कि वहाँ पर 76 आयोजकों की एक लिस्ट लगी हुई है अजय, और उस लिस्ट में नाम लिखा हुआ है आयोजक का, उस नाम के आगे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन आज एक भी आयोजक सामने नहीं दिखाई दे रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है तो वो आयोजक कहाँ चले गए? अगर उनको लगता है कि कोई गलती नहीं की है, उनको लगता है कि किसी तरह की अनियमितताएं नहीं हुई हैं, उनको लगता है कि किसी तरह की कोई वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक तरीके से नहीं किए हैं, तो उन आयोजकों को सामने आना चाहिए था, बाबा को सामने आना चाहिए था। अगर उनको लगता है कि किसी तरह की गलती नहीं है तो वो क्यों फरार हैं अभी तक? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं और दोनों तरह की बातें। आपने देखा होगा कि कई सारे साधु जो इस समय जेल में, जो कई तरह के व्यभिचारों में जेल में बंद है, उनके फॉलोअर भी कहते हैं कि उन्होंने किसी तरह का अपराध नहीं किया है और वो तो पवित्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए समान है, न्याय सबके लिए समान है और बड़ी संख्या में लोगों का ये मानना है कि भोले भाले लोगों को बरगलाया गया। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति के द्वारा, तो जब मैंने उससे बात की, उसकी पत्नी इस हादसे का शिकार हो गई। उसका ये कहना था कि पत्नी को इस तरीके से बरगलाया गया है कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती, अपने परिवार की बात नहीं मानती और वो जाके वहाँ पर सेवा कर रही थी। तो ये छोटे कह सकते हैं कि पिछड़े तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, जिनके दुखों को दूर करने की बात बाबा करते थे, जिनको आर्थिक रूप से संपन्न करने की बात बाबा करते थे, जिनको नौकरियां दिलाने की बात बाबा करते थे, जिनके रोजगार में वृद्धि की बात बाबा करते थे। लेकिन उन्हीं बाबा के सत्संग में, उन्हीं बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों ने अपनी जान दे दी। तो हम बाबा को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। जांच हो रही है, जांच तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो प्रशासन के वो लोग भी दोषी हैं जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे और आयोजक भी दोषी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। नीरज, आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है, आयोजकों के साथ साथ प्रशासन पर भी अब तलवार लटकी हुई है, उनकी जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में है। अब ये मामला हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुँच गया है
अपील या याचिका ये दायर की गई है कि अब इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए या फिर इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, क्योंकि ऐसे में प्रशासन जो कि खुद जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो पूरी तरह से एक निष्पक्ष जांच कर पाएगा या नहीं, उस पर भी एक संदेह खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच तो जांच पूरी होने के बाद ही पता लगाया जाए कि जांच निष्पक्ष हुई या नहीं, क्योंकि जांच से पहले तो आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जांच सही है या सही नहीं है। दूसरी, जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है तो लोग स्वतंत्र हैं कोर्ट में जाने के लिए, लोग स्वतंत्र हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था और उसी समय तत्काल चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को यहाँ पर भेजा था। इसके अलावा 3 जो मंत्री हैं अपने वो यहाँ पर वो कैंप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह की जो अव्यवस्था है, किसी तरह की जो परेशानी है वो लोगों को ना उठानी पड़े। और अजय, आपको याद होगा एक दृश्य मथुरा में भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कांड हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें राम वृक्ष ने किस तरीके से आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गोलियां चला दी थी और एक एसपी और जो एसएचओ है उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। वहां पर तो बड़ी संख्या में हथियार भी पाए गए थे अंदर, आप बता रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ, बिल्कुल असला पाए गए थे और बड़ी संख्या में असला थे और पुलिस के ऊपर उन्होंने जो फायरिंग है वो भी की थी। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, हालांकि हम ये नहीं कहते कौन दोषी है, क्योंकि सत्संग में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जाते हैं, तमाम धार्मिक जो संगठनों से जुड़े लोग हैं वो भी जाते हैं। 2023 में अखिलेश यादव भी आए थे, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं, उन्होंने भी बाबा का समर्थन किया था। अब हालांकि हम किसी को दोषी तो नहीं कह सकते क्योंकि इस तरह के आयोजनों में बहुत सारे लोग जाते, लेकिन इतना जरूर है कि जो लेकिन नीरज, चूंकि आपने कुछ लोगों का नाम लिया, नीरज मैं इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि जो आश्रम है भोले बाबा का, जो मुख्य आश्रम है वो तो मैनपुरी में ही है, इसलिए मैनपुरी के लोगों का समर्थन या फिर कहें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि पुलिस को पता चला है कि वो मुख्य आश्रम में मौजूद हैं भोले बाबा जिसे आप कहते हैं सभी लोग, और उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है, वो भी विकल्प खुला हुआ है। देखिए, बिल्कुल खुला हुआ है और अगर आप दोषी नहीं थे और आपने अगर किसी तरीके से अनियमितताएं नहीं करी हैं, आपने अपनी ड्यूटी पूरी करी है, आपने सत्संग दिया है, लोगों के भले की बात की है, तो आपको भागने की जरूरत क्या थी? यहाँ बिल्कुल आप मैनपुरी में अपने आश्रम में छुपे हुए हैं, चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है उनको और बाहर नहीं निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो भी इस समय आश्रम के अंदर मौजूद हैं। पुलिस लगातार ये अपील भी कर रही है कि जो भी समर्थक हैं वो आश्रम से बाहर आ जाएं और जो बाबा हैं, भोले बाबा हैं, उनसे वो बात करना चाहती है और उनका जो पक्ष है वो जानना चाहती है। अगर आपने कोई गलती नहीं किया तो आपको छुपने की या भागने की ज़रूरत नहीं है। और हम कह सकते हैं कि भोले बाबा अभी भी फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन प्रशासन का और खास तौर लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर, उनका नाम एफआईआर में, नीरज उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज है? जब आप किसी ऐसे सत्संग में जाते हैं जो वहाँ पर जो मुख्य वक्ता, प्रवक्ता, प्रवचनकर्ता जो हैं, उसकी एक आवाज़ पे सभी लोग उनका समर्थन करते हैं, उनकी सेवा भावना से सभी लोग अपनी श्रद्धा के साथ उनके साथ जुड़े होते हैं, उनकी एक आवाज़ पर वहाँ पर गतिविधियाँ देखी जाती हैं, खड़े होने का, बैठने का वो इशारा करते हैं और सभी लोग उसको मानते हैं। ऐसे में जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको भागना नहीं चाहिए था, उस स्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए था, तो ऐसे में एफआईआर में उनका नाम न होना ये क्या दिखाता है? देखिए अजय, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ। सपोज करिए कि आप अपने घर के अंदर या आप अपने कॉलोनी के अंदर कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, आप किसी देश के किसी भी संत को उसमें इनवाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चूंकि आप आयोजक करता हैं तो परमिशन लेने के लिए आप जाएंगे। जिस संत को आप बुला रहे हैं वो संत नहीं जाएगा। सबसे पहले जब आप वहाँ पर प्रशासन के पास जाएंगे कि मैं इस तरह का एक कार्यक्रम करना चाहता हूँ और इसमें 10 लाख, 20 लाख या 5,000 या 3,000 जो लोग हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, मैक्सिमम संख्या ये होगी 3,000 से लेकर 10,000 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाएगी संख्या, क्योंकि हम उतने ही लोगों को जो इन्वाइट है वो करेंगे। और ये आपको गारंटी प्रशासन के सामने देनी पड़ती है और प्रशासन को बताना पड़ता है कि आपको किस तरह के इंतजाम वहाँ पर करने हैं, किस तरह के इंतजाम आप करेंगे और किस तरह का जो आश्वासन है वो आप प्रशासन को लिखित में दे के आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अजय आप उस आयोजन में 10,000 की जगह आप 1 लाख लोगों को ले आए हैं, प्रशासन को आपने बताया नहीं है। दूसरी, जहाँ तक बाबा की बात है,
तो निश्चित तौर पर अभी चूँकि जांच चल रही है और इसमें किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है, आयोजक भी बिना बाबा के कंसर्ट किए इस तरह का आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बाबा की भूमिका कितनी रही है, बाबा उस समय चूँकि सत्संग खत्म कर चुके थे और सत्संग खत्म करके जा रहे थे, उस समय ये हादसा हुआ था। उस समय बाबा मंच पर मौजूद नहीं थे या उस जगह पर मौजूद नहीं थे जहाँ से सत्संग को संचालित कर रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है, योगी सरकार का भी ये कहना है कि जांच चल रही है। अगर किसी भी स्तर पर उनको लगेगा कि जो भोले बाबा हैं उनका किसी भी तरीके से हाथ है, किसी भी तरीके से उन्होंने अनियमितता करने की कोशिश की है, किसी भी तरीके से उन्होंने जो भीड़ है उसको रोकने का प्रयास नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर एफआईआर में उनका भी नाम शामिल किया जा सकता है। यही कारण है कि मैनपुरी में जिस आश्रम में छुपे हुए हैं, उस आश्रम के चारों ओर उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठी हुई है और उनको वहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही है। अब थोड़ा सा इस सवाल के दायरे को और बड़ा करते हैं और जो व्यवस्थागत कमियां हैं, जिसमें बार बार हम लोग एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं नीरज कि ये स्वयंभू बाबा थे, यानी अपने आप बने हुए बाबा थे। ऐसे में ऐसी कोई व्यवस्था स्पष्ट तौर पर नज़र नहीं आती जिसमें ऐसे किसी धार्मिक पद पर जाने का किसी व्यक्ति को कब अधिकार होगा, किस स्थिति में अधिकार होगा, उनके पास वो कौन सी अर्हताएं या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर जिससे वो धर्मगुरु का एक स्थान हासिल कर सकें। ऐसी कोई व्यवस्था का ना होना जिसका फ़ायदा उठा करके स्वयंभू बाबा बन जाते हैं और उसके बाद लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। 1-2 लाख समर्थकों की संख्या छोटी नहीं है, इसलिए क्या व्यवस्थागत स्तर पे ऐसे हादसे फिर न हो, स्वयंभू लोग बाबा न बन पाएं या राजनीतिक शक्तियां ऐसे लोगों को बना न पाएं अपने फ़ायदे के लिए, जिस तरह से, क्योंकि आपने 2023 में नाम लिया, अखिलेश यादव पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे वहां पर और एक उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा सकता था। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था पर बात हो सकती है प्रशासन के स्तर पर? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल होता है और कोई पहले उदाहरण नहीं है। आप देखें, राम रहीम ने, तमाम और दूसरे जो बाबा हैं उनका भी जो इस्तेमाल है राजनीतिक रूप से लोगों ने किया भी है और उनके सत्संगों में गए भी हैं, अपील भी करवाई है। जहाँ तक भोले बाबा की अगर हम बात करें तो आप इनकी ड्रेस स्टाइल देखें अजय, तो कोट पैंट पहनते हैं, शर्ट और पैंट में रहते हैं, टाई लगाते हैं। जो दूसरे जो बाबा हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके ये बाबा। जहाँ तक रोक का बात है अजय, धार्मिक मान्यताओं पर या धार्मिक आप किसी भी तरीके के पूजा पद्धति करते हैं तो उस तरह की रोक नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन और या जो दूसरी एजेंसियां हैं इस तरह की घटनाओं पर नज़र रखती हैं, क्योंकि कई सारी एजेंसियां पर्दे के पीछे भी काम करती हैं और वो इस तरह की घटनाओं पर निगाह रखती हैं। उनको ये देखना होगा कि इस तरह के जो बाबा हैं क्या वो सच में लोगों का भला कर रहे हैं, क्या सच में लोगों की गरीबियों को दूर कर रहे हैं, क्या सच में लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, क्या सच में लोगों के रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं, या सच में उनको नौकरी दिला रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में वो लोग आते हैं यहाँ पर, SC ST और OBC समुदाय की वो महिलाएं हैं जिनके घर में मुश्किल से जो रोटी है वो बनती है और वो बाबा की सेवा में लगी हुई थी, घर बार को छोड़कर, परिवार की आज्ञा की अवहेलना करने के बाद। तो ये निश्चित तौर पर एक नैतिक कह सकते हैं कि मानदंड तय करना होगा कि इस तरह के जो बाबा हैं जगह जगह उठाते हैं। आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में देखें, इस तरह के बाबा हैं आपको दिखेंगे जो लोगों को, भोली भाली जनता को, अनपढ़ लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और बाद में खामियाजा आपको सामने भी आता है कि कई सारे बाबा जेवरात लेके भाग गए, कई सारे बाबाओं ने गलत तरीके की हरकतें की, कई सारे बाबाओं ने बच्चों की बलि तक चढ़ा दी, कई सारे बाबाओं ने तमाम जो लोग हैं अंधविश्वास की राह पर उनको ढकेल दिया। तो इस पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए और चाहे प्रशासन को या दूसरी एजेंसियां सरकार की तरफ। नीरज, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्वयंभू बाबा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भोले बाबा, इनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले हैं जो दर्ज हैं और इनके खिलाफ भी कई सारे मामले पहले से ही दर्ज हैं और ये पहले पुलिस में कार्य करते थे। लेकिन फिर से आश्रम शब्द का इस्तेमाल, सत्संग शब्द का इस्तेमाल, मानवता और मानव धर्म, इस तरह की चीज़ों का अनुमान, फिर उसके बाद हिंदू परंपरा को एक तरह से शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन उसमें सत्संग की आड़ ज़रूर ली जा रही है इन सब शब्दों में, लेकिन इसमें सिर्फ शुद्ध विशुद्ध सत्संग हो रहा हो ऐसा भी नज़र नहीं आता है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट भी करते हैं कि विश्व में सबसे बड़े वही हैं और उनके
कोई नहीं है और तमाम जो लोग हैं उनको फॉलो करें और उसी तरीके से देखें कि विश्व उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। निश्चित तौर पर तमाम तरह की जो खासतौर से धार्मिक मान्यताएं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है और उन धार्मिक मान्यताओं के शब्दों का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि अपना जो कार्य है वो निकालने का जो कार्य है वो बाबा के द्वारा किया गया। अब वही हम अजय जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के बाबा हैं जो स्वयंभू बाबा हैं और जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में आपको हर 2-4 महीने में उभरते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे बाबाओं पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसे बाबाओं पर जांच है वो सख्त करनी चाहिए। ये चूँकि पहले पुलिस में थे, पुलिस में VRS लेने के बाद इन्होंने इस तरह का जो काम है वो शुरू किया। पहले गांव में छोटे छोटे जो सत्संग हैं वो करते थे 10-10, 20-20, 25-25 लोगों के बीच में। धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती गई, ग्रामीण इलाकों में करने लगे, कई सारे गांव के लोगों को जोड़ने लगे। भोले वाली जनता है उसको अपने जो भाषण और प्रवचन है उससे प्रभावित करने लगे और उसके बाद धीरे धीरे आज ये संख्या 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाती है। तो आप अजय समझ सकते हैं कि इस तरह के बाबाओं पर अगर शुरुआत में लगाम नहीं लगाई गई, जो गलत या कह सकते हैं कि जो लोगों को भ्रमित करके और इस तरह के आसनों पर पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सरकार को, प्रशासन को और जो तमाम एजेंसियां हैं उनको भी ये ध्यान देना होगा कि ऐसे बाबा हैं जो तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे तमाम बाबा हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, ऐसे तमाम बाबा हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनका राजनीतिक इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि यही राजनीतिक जब इस्तेमाल इन बाबाओं का होता है और इन बाबाओं के मार्फत अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, तो इन बाबाओं को शय मिलती है और इस शय की कीमत मासूम लोग, भोले भाले लोग और गरीब जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये भी कुछ खबरें आ रही हैं नीरज की, जो सेवादार हैं वहाँ पर जो मौजूद थे, जब ये भीड़ बढ़ी, लोग जब भोले बाबा के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर सेवादारों ने भी लाठीचार्ज की, जिसकी वजह से ये भगदड़ और मच गई और इसलिए सेवादार और जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, मैं वही बता रहा था कि बाबा के पास अपनी एक प्राइवेट फोर्स है। बाबा जब सत्संग स्थल पर एंट्री करते हैं तो जैसे ब्लैक कैट कमांडो की एक फोर्स रहती है कि कोई VIP जा रहा है, उसी तरह से बाबा एंट्री करते हैं और जब सत्संग से निकलते हैं तो वही प्राइवेट फोर्स जो बाकायदा एक तरह की ड्रेस में रहती है और बाबा को एस्कॉर्ट करते हुए बाहर की तरफ ले जाती है। उस समय जब तमाम महिलाएं बाबा के नज़दीक जाना चाह रहे थे, बाबा से आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, तो उस समय इस प्राइवेट फोर्स ने जो बाबा के साथ रहती है उन्होंने वहाँ पर धक्का भी मारा ताकि वो गाड़ी से दूर हटें। और जब धक्का पड़ा, क्योंकि वहाँ मौसम ऐसा था, बारिश का मौसम था और जो मिट्टी है अजय वो चिकनी मिट्टी है, तो हल्का सा भी डिसबैलेंस होने पर जो व्यक्ति तमाम वहाँ मौजूद थे वो फिसल के गिर गए और जब वो फिसल के गिरे उसके बाद एक के ऊपर एक लगातार लोग गिरते रहे और यही कारण है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो निश्चित तौर पर उन प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की भी जिम्मेदारी थी कि अगर वो संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करते तो शायद इतना बड़ा हादसा अजय सामने नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आयोजकों पर FIR दर्ज की गई है, अधिकतर शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हाथरस पुलिस लाइन पहुंचे, वहां पर उन्होंने घटनास्थल पर जो प्रशासनिक अमला था उसके साथ बैठक की। इस बैठक में पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। संपूर्ण जानकारियां मुख्यमंत्री को दी गई और उसके बाद वो जिला अस्पताल पहुंचे हाथरस, जहां पर हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं और लगातार हमसे बात कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर एक जो जानकारी है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। कल देर रात से ही DD न्यूज़ की टीम वहां पर घटनास्थल पर पहुंच गई थी। बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब जांच कर रहे थे तो खुद नीरज सिंह वहां मौजूद थे, उन्होंने जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं हमें भेजी और इस वक्त आप देखें तो जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथरस पुलिस लाइन में जायज़ा लेने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हमारे संवाददाता ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद संवाददाताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, 24 घंटे के भीतर जांच की जो रिपोर्ट है उसको सौंपने का निर्देश दिया गया है। लेकिन ये अत्यंत गंभीर घटना जिस पर अब उत्तर प्रदेश प्रशासन अत्यंत तत्पर नज़र आ रहा है और इस वक्त जो जांच है उसको तेज़ किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये मामला
अब न्यायालय में भी पहुंच गया है। अब इसकी सीबीआई जांच और न्यायिक जांच कराने की मांग की जा रही है। मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। 2 लाख रुपए मृतकों को, 50,000 रुपए घायलों को देने का कार्य जो है अब प्रशासनिक अमला है उसमें तेजी से जुटा हुआ है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर घायलों का इलाज चल रहा है। अधिकांश लोगों के परिवारों के जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जा चुका है और जो मृतक हैं उनके शवों को सौंपने का काम भी लगातार जारी है। अभी जो फौरी तौर पर प्रशासन की ये प्राथमिकता दिख रही है कि जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और जो ये लगातार जो घटनास्थल है उसको हम इस पर हमारी निगाह रहेगी। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पर निगाह बनाए रखिए और हम आपके साथ बात करेंगे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं, जो फॉरेंसिक टीम है उसके साथ घटनास्थल का जायजा हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने लिया था। हम लगातार आपको बता रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर भगदड़ मची थी। आप देखें कि ये वो नाला है और इसके पीछे आपको जो खेत दिखाई दे रहे हैं वो वहां पर आपको पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं जो एक तरीके से पूरी मिट्टी को मत दिया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहीं पर जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी। और आप देखें कि जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि सुबह भी जो डेड बॉडी हैं 2 निकाली गई थी यहाँ से, क्योंकि वो अंदर दलदली मिट्टी हो गई है, उसके अंदर दबी हुई थी। फॉरेंसिक अगर आप देखें कि टीम ने कुछ यहाँ से जो साक्ष्य हैं वो एकत्र किए हैं, कुछ कपड़े हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं वो एकत्र की हैं और एक जो फॉरेंसिक टीम है आप देखें कि वहाँ पर मौजूद है तमाम तरह के जो उपकरण हैं। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ खेतों में भी अंदर जाकर जो गहन जांच पड़ताल है वो फॉरेंसिक टीम कर रही है ताकि तमाम जो साक्ष्य हैं उसको एकत्र किया जा सके और जो भी इस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जा सके। और आप देखें कि ये एक तरीके से चिकनी मिट्टी है और कल बारिश भी हुई थी और ये पैरों के जो निशान हैं वो आपको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और जब बाबा यहाँ पर इस सड़क से होते हुए जब यहाँ पर आए तो लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ की जो मिट्टी है उसको लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे ताकि आगे निकल सकें, वो बाबा के नज़दीक पहुँच सकें। और उसी समय ये हादसा हुआ जिसके कारण 116 से जो ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। और आप देखें कि यहाँ जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर रही है ताकि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हाथरस। और हाथरस में सत्संग के समय जब यह हादसा हुआ था उस वक्त बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भगदड़ में फंसे हुए लोगों को निकाल करके कई लोगों की जानें बचाई। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने और जाना उस समय क्या माहौल था और कैसे लोग भगदड़ में फंस गए और उनकी जानें चली गई। 116 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और जब हादसा हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और लोगों ने भी प्रयास किया कि जो लोग फंसे हुए थे भगदड़ में उनको निकाला जाए। ऐसी कुछ लोग हैं और इन्हीं की ये जमीन थी, यहीं पर ये लोग मौजूद थे। क्या किस तरह की स्थिति थी जब आप यहाँ पर पहुंचे, कैसी भगदड़ थी, क्या डेड बॉडियां कहाँ पड़ी हुई थी, क्या व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था सर बहुत खराब थी। यहाँ पर बाबा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भागे लोग यहाँ से। रोड पर पहुंचे, रोड पर गिरते ही फिर तो उठाए नहीं है वो। इंतजाम ठीक थे यहाँ पे? इंतजाम सही नहीं थे और इस पांडाल से भी इधर उधर आदमी थे, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। इतना अंदाजा नहीं था कि इतना हो जाएगा। यहाँ तक की व्यवस्था टेंट तक की व्यवस्था थी, लेकिन रोड पे भी लोग खेतों में बैठे हुए थे। लोगों के पास आवाज तक नहीं जा रही थी, वहां तक बैठे हुए थे। तो बस वही है कि बाबा के चरण धूल लेने के लिए लोग आगे बढ़े एकदम ही, क्योंकि सत्संग समापन हुआ तो वो चरण धूल लेने के लिए भाजते हैं सीधे पब्लिक। और चरण धूल लेने के चक्कर में गार्ड वगैरह ने उन्हें साइड वगैरह किया तो क्या एक दूसरे से फिसलना शुरू हो गया। जब आदमी पानी में रपटता है, कीचड़ में रपटता है तो एक दूसरे को पकड़ता चला जाता। तो जिसे पकड़ा वो भी गिरता चला गया, उसने दूसरे को पकड़ा, उसने तीसरे को पकड़ा, एक के ऊपर एक झुंड गिरता चला गया। और जो ज्यादातर जो मौतें हुई वो एक दूसरे के दबाव दम घुटने वगैरह से हो गई है सारी। सर हम लोगों को निकाले उधर उठा के डेड बॉडियों को बाहर निकाला जो दबी हुई थी अंदर। उसमें इंतजाम बढ़िया होते तो इस तरह का हादसा नहीं होता। हाँ, अगर पुलिस फोर्स होता तो इस तरह का हादसा नहीं होता, उन्हीं की फोर्स थी। एक भी पुलिस वाला नहीं, पुलिस होता तो यह हादसा होता ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि बोले डंडा वालों से कौन रोकेगी, उनकी बाबा की फोर्स था तो उनसे कौन डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है उससे। तो पुलिस होता तो नहीं होता ये हादसा।
तो ये आपने देखा, ये वो लोग थे जब भगदड़ मची थी तो पहुंचे थे और कई सारे लोगों की जो जान है इन लोगों ने बचाई थी। लेकिन इनका ये कहना है कि इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। अगर पर्याप्त इंतजाम होते तो इस तरह का हादसा नहीं होता। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हाथरस। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।